वेलकम टू लूसेंट रिवीजन प्रोग्राम। तो लूसेंट रिवीजन प्रोग्राम का ये लेक्चर 3 है और ये साइंस का टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पहले का टॉपिक आपको हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन, श्यानता अर्थात विस्कोसिटी एंड प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी। तो ये तीनों जो टॉपिक है साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम पृष्ठ तनाव से स्टार्ट करेंगे। पृष्ठ तनाव से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो पृष्ठ तनाव का सबसे पहले डिफिनेशन जान लीजिए। पृष्ठ तनाव कहते हैं किसको है? तो पृष्ठ तनाव एक प्रकार का बल है जो द्रव में लगता है। क्या है पृष्ठ तनाव? एक प्रकार का बल है जो द्रव में लगता है और द्रव का यह खिंचाव बल होता है जो क्षेत्रफल को कम कर देता है और द्रव को गाढ़ा कर देता है। तो ध्यान में आपको रखना है कि जो सरफेस टेंशन होता है द्रव में लगने वाला खिंचाव बल है जो क्षेत्रफल को कम कर देता है और द्रव को गाढ़ा कर देता है। इसको आसान भाषा में आप याद रखिए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दिया था कि द्रव का खिंचाव बल जो क्षेत्रफल को कम कर दे और द्रव को क्या कर देता है? गाढ़ा कर दे, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। और फिर आगे बोलता है कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो उसी को फिर अब यहाँ पर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है कि T इक्वल टू एफ अपॉन एल। अब यहाँ से एसआई मात्रक आप निकाल लेंगे। एफ का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन अपॉन मीटर क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक? याद कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर। एक इसका और एसआई मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का, वो होता है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर सर ये कैसे आ गया? अभी तो आपने बताया कि न्यूटन अपॉन मीटर होता है, अब आप बोल रहे हैं कि जूल अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है? एक फॉर्मूला तो आपने ये जान लिया कि T इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो आप ये भी जानते होंगे वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जानते हैं सर? जानते हैं। तो फिर अगर हम इसको एफ को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? W अपॉन एस लिख सकते हैं। तो W अपॉन एफ एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप एफ के जगह पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो सर W अपॉन एस और नीचे में क्या है? एल। तो ठीक है, वर्क का जो एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है सर। तो जूल लिख दीजिए। और डिस्प्लेसमेंट और लंबाई का क्या होता है सर? मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, तो सर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ में आया बात को? चलिए अब यहाँ क्या कर रहा है, देखिए दो चीज आप समझिएगा ना, तो ये वाला लाइन आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप दो चीज समझिए कि अगर किसी द्रव का तापमान को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन पर क्या असर पड़ेगा, और यदि किसी तापमान को घटाएंगे, यदि किसी द्रव के तापमान को घटाएंगे तो उस पर सरफेस टेंशन का क्या असर होता है। ये दो चीज समझ गए तो आपका पूरा एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा यहीं से पूछता है। तो देखिए सरफेस लिक्विड का अगर तापमान बढ़ाए, कोई लिक्विड है इसका तापमान को अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर इस लिक्विड का तापमान को घटा दिए तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बोलिए सर एग्जाम्पल दीजिए तभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा मैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि तापमान को बढ़ाना है तो तापमान कैसे बढ़ता है? जैसे अगर आप मान लेते हैं गर्म खाना लीजिए, तो गर्म खाना क्या होता है? कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता होगा कि सर, आपके एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन कि गरम खाना हमको स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो गरम खाना स्वादिष्ट इसलिए लगता है कि जब गरम खाना होता है तो वो क्या होता है? वो अपना क्षेत्रफल घेरता है, एरिया घेरेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन कम लगता है। तो सरफेस टेंशन कम लगेगा यानी एरिया घेरेगा। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा? एरिया कम हो जाता है। तो जब वो हमारे मुंह में जाता है तो चारों तरफ पूरा एकदम जीभ में चारों तरफ फैल जाता है, पूरा माउथ में फैल जाता है। इसके कारण खाना जो होता है ना स्वादिष्ट लगता है, राइट। लेकिन अब देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट आप एक गर्म चाय लीजिए या गर्म दूध लीजिए। तो गर्म चाय या गर्म दूध में क्या होता है? इसमें छाली नहीं जमता होगा, देखते होंगे। तो ये गर्म होता है तो इसका सरफेस टेंशन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा आप देखते होंगे कि ये गर्म चाय या गर्म
ये जो गर्म चाय आप पीते होंगे या कभी आजमा के देख लीजिएगा, अभी आप जाइए एक कप चाय लीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाता है, छाली जमना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो रीजन होता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ये होता है। तो अगर आपको पूछ दे कि चाय में छाली जमना या दूध में छाली जो जमता है ठंडी होने के बाद, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। टेम्परेचर कम हो गया और टेम्परेचर कम हो जाए तो तनाव, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो लिक्विड क्या होता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, लिक्विड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड जब गाढ़ा हो जाएगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। लिक्विड गाढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज अगर लिक्विड गाढ़ा होकर सिकुड़ रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर लिक्विड सिकुड़ रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लीजिए कि डिओड्रेंट लीजिए या आप ले लीजिए फोम, शेविंग फोम को देखते होंगे, शेविंग क्रीम में आप आजकल चला हुआ है। तो शेविंग क्रीम में आप देखते होंगे कि जैसे ही आपको स्किन पर डालेगा तो ठंडा लगता है, या डिओड्रेंट को आप अपने स्किन पर आजमा के देखिए वो ठंडा लगेगा। तो बिकॉज ऑफ द उसमें पृष्ठ तनाव अधिक है, पृष्ठ तनाव अधिक है तो वो क्या हो जाता है, अपने आप को सिकुड़ के रखता है। द्रव गाढ़ा हो गया, सिकुड़ के रखा और टेम्परेचर कम हो जाता है। इतनी चीजें आप याद रखिए। तो सरफेस टेंशन का एक उदाहरण यह भी है कि गर्म खाना हमको स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। आप यह भी देखते होंगे कि यहाँ पर एक बॉल ले लीजिए और बॉल में आप पानी भर लीजिए और उसमें एक नीडल को रखिएगा तो ये तैरना शुरू हो जाएगा। या इसी बॉल में एक ब्लेड को रखिए, जो शेविंग ब्लेड होता है उसको रखिएगा तो ये क्या हो जाता है, तैरना शुरू हो जाता है। या मच्छर का जो लार्वा होता है जल में डूबता नहीं है, ये तैरते रहता है। ये क्यों तैरते रहता है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एक और उदाहरण, ब्रश लाइए मार्केट से, तो मार्केट से ब्रश ला के आप देखते होंगे तो ये तो पूरा ओपन रहता है, लेकिन कौन सा ब्रश, पेंट ब्रश की बात कर रहा हूँ। जैसे ही इसको लिक्विड में डालिए, चाहे पानी में डाल दीजिए या किसी पेंट में डाल दीजिए, तो सिकुड़ जाता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। पानी की बूंदे गोल होना, पानी की बूंदे गोल होना, ये किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से समझना है। तो आपको जो मेन पॉइंट यहाँ याद रखना है कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T = F/L। इसका SI मात्रक होता है, F का होता है न्यूटन और L का होता है मीटर, तो N/मीटर। एक और SI मात्रक होता है J/मीटर²। और ये कैसे निकलता है ये मैंने बता दिया। आपको यह भी बता दिया कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, अगर ताप कम हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है सरफेस टेंशन। अब आइए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो और हमारे शुरू में ही कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की चर्चा की गई है, तो हम बात कर लेते हैं कोहेसिव फोर्स होता क्या है और एडहेसिव फोर्स होता क्या है। तो कोहेसिव फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है ससंजक बल और एडहेसिव फोर्स का होता है असंजक बल। तो सबसे पहले तो इसको जान लीजिए, ससंजक बल और असंजक बल कहते किसको हैं। तो बस अगर दम एक लाइन में बोलें तो ससंजक बल वह बल हो जाता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगता है, यानी समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम ससंजक बल बोलते हैं। जैसे जल और जल के बीच लगने वाले, जल और जल प्लस जल, जल और जल के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, ससंजक बल बोलेंगे या असंजक बल बोलेंगे। तो सर ससंजक बल बोलेंगे। क्यों ससंजक बल बोलेंगे, क्योंकि आपने बताया सर कि एक ही प्रकार के अणुओं, है ना, एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं। यह आकर्षण बल है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों क्या है, आकर्षण बल है। सबसे ज्यादा जो ससंजक बल लगता है वो किस में लगता है, ठोस में लगता है। उसके बाद असंजक बल लगता है, उसके बाद ससंजक बल लगता है द्रव में, और उसके बाद लगता है गैस में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में ससंजक बल लगता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। इस चीज को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो कोहेसिव फोर्स लगता है ठोस में लगता है, उसके बाद द्रव में लगता है और उसके बाद गैस में लगता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं असंजक बल को। तो चलिए यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ देते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैस में ससंजक बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये पूछेगा गैस में ससंजक बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। अब आइए बात करते हैं एडहेसिव फोर्स का। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो जब आपने देखा कि ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल है, वहीं
अगर दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच यानी दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को आप क्या बोलेंगे? असंजक बल बोलेंगे, यानी एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको पेपर पर मैं लिख रहा हूं, तो ये किसके किसके बीच बल लग रहा है? तो ये बल लग रहा है सर पेन और पेपर के बीच लग रहा है। तो दो विभिन्न पदार्थ हो गए, तो इनके बीच लगने वाले बल को आप क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। मार्कर से मैं बोर्ड पर लिखूं तो इसमें को आप कोहेसिव फोर्स बोलेगा, एडहेसिव फोर्स बोलेगा? सर दो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक पेन है और एक बोर्ड है। तो सर ये हो जाएगा एडहेसिव फोर्स। क्या हो जाएगा? एडहेसिव फोर्स, असंजक बल हो जाएगा। अगर दूध और पानी के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स। काजल और लाली के बीच एडहेसिव फोर्स। ये सारे के सारे एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पर केशिकत्व के कंसेप्ट को समझेंगे कि केशिकत्व किसको कहते हैं। तो केशिकत्व को समझने के लिए क्या है कि एक खोखली ट्यूब जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो और एक समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो इसी चीज को यहाँ डिफाइन किया गया है कि ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान हो, उसको हम केश नली कहते हैं। तो ये तो हो गया डिफिनीशन केश नली का। अब हम बात करते हैं केशिकत्व किसको कहते हैं, अर्थात कैपिलरिटी किसको कहेंगे। तो इसी खोखली नली में यानी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड को ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना, ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? केशिकत्व बोलते हैं, अर्थात कैपिलरिटी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहेंगे। अब आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये वाला पूछा जाएगा कि किस सीमा तक द्रव जो है केश नली में चढ़ता है या उतरता है, या किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है केश नली अर्थात कैपिलरी ट्यूब के त्रिज्या पर। तो यानी आपको जो याद रखना है कि किसी ट्यूब में यानी कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड कितना ऊपर चढ़ेगा या नीचे जाएगा, ये किस पर निर्भर करेगा? उस केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। यानी जो ट्यूब जितना संकरा होगा उसमें लिक्विड उतना ही चढ़ेगा, और जो चौड़ी नली होगा उसमें द्रव का चढ़ाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ एक कंसेप्ट दिया है कि जो लिक्विड कांच को भिगोएगा वह केश नली में क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोएगा वह क्या होगा? नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह क्या होता है? केश नली के अंदर धंस जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको यहाँ दो डायग्राम बता देता हूँ, इसे डायग्राम से आप समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि एक बर्तन है और इसमें आपने एक केश नली नीचे डाला और इसमें पानी भिगोया हुआ है। तो इसका जो फिगर बनेगा, अगर ये पानी है यहाँ पर इस बर्तन में, तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इसी सेम केस में अगर इसमें पारा रहेगा और इसमें आप केश नली डुबोइएगा तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी इस केश नली से दूर भागने का कोशिश करेगा। तो पारा का केस में हो जाएगा। अच्छा, पारा को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पारा को क्विक सिल्वर? क्योंकि ये चांदी की तरह बहुत चमकीला होता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी क्विक सिल्वर। किसको? पारा को। आई होप ये वाला कंसेप्ट आप दोनों को आपको समझ में आया होगा, ये दोनों कंसेप्ट। अब आइए हम केशिकत्व के कुछ उदाहरण को देखते हैं, और ये उदाहरण आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉटिंग पेपर के आप लोग जानते होंगे कि अगर स्याही गिर जाए तो ब्लॉटिंग पेपर उसको क्या कर लेता है? सोख लेता है। इसको शीघ्र ही सोख क्यों लेता है ब्लॉटिंग पेपर? या टिश्यू पेपर आप देखते होंगे, जैसे ही कुछ गिर जाए उसमें आप डाल दीजिएगा उस लिक्विड पर तो जल्दी से सोख लेता है। उसका रीजन होता है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं कैपिलरिटी की तरह काम करता है, केशिकत्व की तरह काम करता है, और इसीलिए यह ऊपर सोख लेता है। अगला जो बार बार पूछता है एग्जाम में कि लालटेन या लैंप की बत्ती किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? तो लालटेन या लैंप की बत्ती जो है केशिकत्व के कारण ही तेल को ऊपर खींचता है। अगला है कि पेड़ पौधे की शाखा, तना, पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचाता है? तो उसमें भी केशिकत्व की क्रिया होता है। यानी पौधे जो होते हैं ये जड़ों से जो पानी पत्तों तक पहुंचाने की क्रिया होती है वो क्या होती है? केशिकत्व का ही उदाहरण है। तो आपने देखा ब्लॉटिंग पेपर में स्याही को शीघ्र सोख लेना केशिकत्व का उदाहरण, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है, और पेड़ पौधे की शाखा या तना जो है पत्तियों तक जल को आवश्यक लवण जो फूड बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है वो केशिकत्व माध्यम से ही पहुंचाता है। उसके बाद कहता है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था यदि केश नली को जल में खड़ा किया जाए
तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार क्या हो जाएगा, शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, अगला है वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में क्या केस नली टूट ना जाए, यानी कैपिलरिटी सिस्टम टूट ना जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बना रहे। इस चीज को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर एक खेत है और बारिश हुआ, ठीक है, बारिश की बूंदे हुई और ये इसमें क्या हुआ, पानी आया, ठीक है, ये खेत में। तो मिट्टी में क्या करता है कि जब समय रहता है तो किसान इसको जोत देता है, ठीक है, जब हाल रहता है तो उसमें जोत देता है। और वो जोत क्यों देता है कि उसमें नमी बना रहे, क्योंकि अगर इसको जोतेगा नहीं तो कैपिलरी सिस्टम बन जाएगा मिट्टी में और ये क्या हो जाएगा, मिट्टी से जल ऊपर वाष्पित होते रहेगा और उसमें नमी खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको तोड़ देगा। कैपिलरिटी सिस्टम को किसान जोत के इसको तोड़ देता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि किसान फसल बोने से पहले जमीन को, उसकी कैपिलरिटी सिस्टम को नष्ट कर देता है ताकि नमी उसमें बना रहे। अब यहां से देखिएगा, आपको पृष्ठ सरफेस टेंशन का कुछ उदाहरण दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पतली सुई, जो कोई नीडल है, तो नीडल को एक लिक्विड में अगर आप आराम से तैराइएगा तो ये तैरना किसका उदाहरण है, तो ये तैरना जो होता है आपको सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साबुन या डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है, अतः वह मैल को गहराई तक चले जाते हैं जिसके कारण कपड़ा साफ होता है। तो जैसा कि आपसे कोई पूछेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है साबुन में जो कपड़े को जल्दी साफ कर देता है, या सर्फ में, या कोई एक मिक्सचर मिलाइएगा पानी में तो उसमें क्यों जल्दी साफ कर देता है, या गर्म पानी क्यों कपड़ा को जल्दी साफ कर देता है। उसका रीजन होता है कि इससे क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, अतः मैल जो है वो गहराई में जाकर के साफ कर देगा। यही कारण है कि साबुन और डिटर्जेंट तल की जो है पृष्ठ तनाव कम कर देता है और मैल को गहराई से साफ करता है, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। कुछ और उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। कुछ और उदाहरण क्या है, यहां देखिएगा। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु मिट्टी के जल छिड़कने पर क्या हो जाता है, पानी में अगर लार्वा ऐसे बैठेगा तो तैरते रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें मिट्टी के तेल छिड़क देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन चूंकि कम हो जाएगा और कम होने के कारण उसमें डूब जाएगा। ठीक है, अगर उसमें आप केरोसिन का तेल डालिएगा तो इसीलिए देखते होंगे कि आपसे बोलता होगा कि कूलर, गर्मियों के दिनों में कूलर वगैरह का पानी साफ करते रहना चाहिए। और क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें मच्छर डेवलप होता है। या तो एक बूंद आप केरोसिन डाल दीजिए तब भी मर जाएगा वो। ठीक है, अगला कह रहा है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। गर्म सूप है वो क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी लिक्विड के तापमान को अगर बढ़ाइएगा तो तापमान बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको यहां पर काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, श्यानता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। तो जैसा कि आपने देखा था कि सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड में लगता है, वहीं विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। श्यानता भी एक तरह से बल है और सरफेस टेंशन भी बल था। तो वो वहां सिर्फ लिक्विड में लग रहा था और ठोस, द्रव और गैस में तो नगन ही था, है ना। तो यहां पर क्या है, ये द्रव और गैस दोनों में अच्छा से काम करता है, द्रव एवं गैस में, और ठोस में तो विस्कोसिटी काम करता ही नहीं है। ठीक है, द्रव और गैस में। अब आइए हम बात करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि विस्कोसिटी किसमें काम करता है, द्रव और गैस में पाया जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें क्या है, श्यानता बल क्या कह रहा है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तो यहां समझिए, मान लेते हैं ये दो लिक्विड है और इन दोनों के बीच लगने वाले अपेक्षित बल को हम क्या बोलेंगे, श्यानता बोलते हैं। ठीक है, तो ये गतिरोधक एक गति का विरोध करता है। बेसिकली ये क्या करता है, गति का विरोध करता है। वही सी चीज को डिफाइन किया गया है, किसी द्रव या गैस, या तो द्रव हो गैस हो, कि दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। इसी तरह से विस्कोसिटी का क्या हो जाएगा डिफिनीशन, तरल का वह गुण
ये तो विस्कस फोर्स हो गया। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट वो ये कि श्यानता केवल द्रव और गैस का गुण होता है। आगे कहता है कि द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों, ठीक है, ससंजक बलों के कारण होती है। तो ससंजक बल आपने पढ़ा ही था पहले। अब आगे बात करते हैं कि गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, ठोस में श्यानता नहीं होती है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, एक आदर्श लिक्विड की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो ये वाला सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको एकदम याद रखना है आपको। अब अगला जो लाइन आपको बहुत ज्यादा याद रखना है वो ये वाला पॉइंट, ये एग्जामिनर जो है यहां से पूछेगा। ये वाला पॉइंट क्यों खास है वो मैं बता देता हूं कि लिक्विड और गैस के बीच ना श्यानता टेम्परेचर के बढ़ाने पर अलग अलग होता है। अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो श्यानता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो विस्कोसिटी घट जाएगा, लेकिन गैस की टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का विस्कोसिटी भी बढ़ता है। तो इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि ताप बढ़ाने पर, आप क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ये वाला पूछेगा कि ताप बढ़ाने पर गैस की विस्कोसिटी क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पर गैस की विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है, राइट। आगे देखिए कि किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि किसी तरल की श्यानता को हम कैसे मापेंगे, तो श्यानता गुणांक के कारण मापते हैं, और इसका एसआई मात्रक होता है डेकाप्वाइज। इसको याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डेकाप्वाइज होता है, ठीक है, जिसको कि डेकाप्वाइज या यहां पर देखिएगा कि पॉइजली, ठीक है, या पास्कल सेकंड, पॉइजली या पास्कल सेकंड भी कहते हैं, और इसे प्रायः न्यू के द्वारा यानी नीटा के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। अगला है सीमांत वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, और किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है, और इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लवन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग जो होता है वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि बड़ी वस्तु जो होता है अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह किसको कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो किसको कहते हैं, द्रव का एक ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल उसकी दिशा के निश्चित बनी रहती है। खैर यहां से प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, बस आप पढ़ लीजिए इसको। क्रांतिक वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी आप बार बार पढ़ते होंगे। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम मैक्सिमम वेलोसिटी को क्रांतिक वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रवाह का वेग क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि प्रवाह का वेग उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो तो उसका प्रवाह मुख्यतः डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। तो इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्या है, आगे कहता है बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम क्या है, बर्नौली थ्योरम को अगर आपको समझना है तो बर्नौली थ्योरम में क्या होता है, बेसिकली बर्नौली थ्योरम किस पर काम करता है, एक्चुअली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस लाइन को यहां पर देखिएगा, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह बहती है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुल ऊर्जा, ठीक है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बर्नौली थ्योरम। तो इसको हम एकदम प्लेन लैंग्वेज में समझा देते हैं कि एक ट्यूब है, बंद है,
ठीक है। तो ये ऊर्जा सिद्धांत पर काम करता है और कहता है कि इसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी को बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, अब इसमें 2-3 कंसेप्ट भी दिया हुआ है कि कंसेप्ट ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक स्टैटिक कोई मीनार पर खड़ा है तो इसमें लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, तो स्टैटिक मीनार पर लगने वाला बल जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा है। तो 2-3 चीजों को समझने है आपको कि ऊंचाई अगर घटेगा, ऊंचाई अगर घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊंचाई अगर, समझिए इसको, ऊंचाई अगर घटेगा, अगर इस चीज की ऊंचाई अगर घट गया, ऊंचाई मान लेते हैं इतना है, तो स्थितिज ऊर्जा तो घट जाएगा लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप समझिए कि ऊंचाई अगर घटता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घट जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहां पर आपको जो चीज समझना है वो है प्रत्यास्था अर्थात इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पर आपको क्या याद रखना है, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु या उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इलास्टिसिटी किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, जैसे ही वह बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगते रहेगा तभी पर वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट एक होता है, विरूपक बल जिसको बोलते हैं। विरूपक बल की परिभाषा की वह सीमा जिसमें कम बल लगाने पर पदार्थ के प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, जिसके अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्था का सीमित कहलाता है, यानी इलास्टिक लिमिट कहलाता है। स्ट्रेन क्या कहलाता है, स्ट्रेन होता है किसी तार पर विरूपक बल, किसी तार पर विरूपक बल लगने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि L होती है। तो इसका एक बोला है, तो L/L यानी जो स्मॉल l/L को विकृति कहते हैं, यही आपको स्ट्रेन का डेफिनेशन है। यानी किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि हो तो L वृद्धि क्या हो जाता है, L होता है। तो L/L को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि विकृति बोलते हैं, राइट। ये स्ट्रेन का डेफिनेशन है। अब स्ट्रेस का, स्ट्रेस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को स्ट्रेस बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशंस कभी एग्जाम में वैसे पूछा नहीं है, जो आपको पूछा जाता है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है। प्रत्यास्था का यंग माप का क्या होता है, तो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक मॉडल्स है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापकांक बोलते हैं। ये वाला याद रखिएगा, हुक का लॉ, हुक लॉ कभी कभी पूछ देता है। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न जो विकृति होती है यानी स्ट्रेन होता है, उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमणपाती होता है, यानी प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति या प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, जहां पर इक्वल टू E एक कांस्टेंट है या प्रत्यास्था का गुणांक है। प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है और इसका SI मात्रक इसको याद रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को आप याद रखिएगा। एक आता है यंग का प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या है, बेसिकली यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक के कहते हैं, यानी अवरूपण विकृति के लिए दृढ़ता गुणांक म्यू को कहते हैं। अब ये इतनी चीजें आपको ये फार्मूला नहीं पूछने वाला है, आपको जो पूछने वाला था वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। जैसे इसको आप याद रख लीजिए, इसका ऐसे मात्रक याद कर लीजिए, और जो मैंने सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बताया है और जो बर्नौली थ्योरम, बस आपको ध्यान रखना कि बर्नौली थ्योरम बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और गतिज स्थिति और दाब ऊर्जा इसमें वर्क करता है। अगर ऊंचाई घटता है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन ऊंचाई
अगर घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/2 mv²। 1/2 mv² मालूम है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यानी स्पीड अगर बढ़ेगा, स्पीड कैसे बढ़ता है, तो चूंकि 1 दाब होता है, ये तो जानते ही होंगे फार्मूला, तो इसी पर वर्क करता है बेसिकली बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि एक लाइव एग्जांपल, ट्रेन के पटरी पर लोग बोलते हैं कि ट्रेन के पास मत जाओ, क्यों नहीं जाओ। उसका रीजन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि आप जब देखिएगा कि ट्रेन जब हाई स्पीड से गुजरती है तो अपने आसपास क्या करता है, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। और इस वैक्यूम क्रिएट के कारण क्या होता है कि फोर्स लगता है ना, एक इधर भी फोर्स लगेगा, एक इधर भी फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, एक फोर्स यहाँ पर इधर से लग रहा है। तो आप यहाँ पर खड़े हैं, सपोज दैट, अब यहाँ पर हवा होगा, इसके बीच में हवा होगा, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी, लेकिन ट्रेन जैसी स्पीड से गुजरेगी इस हवा को गैप बना देगा, तो ये वाला फोर्स जो होगा ये आपको इधर धकेल देगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ट्रेन जब आती रहे तो आप वहां पर मत जाइए, क्योंकि आपको खींच लेगा, लेकिन खींचता नहीं है, बेसिकली वो गैप, हवा क्रिएट जो है ना, वो हवा वहां पर गैप क्रिएट हो जाता है, और जो उधर वाला फोर्स आपके पीछे से जो फोर्स लगता है वो आपको आगे धकेल देता है। बिकॉज वी नो दैट कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं एक दूसरे को बल से लगाते रहते हैं। या कभी कभी आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट ये आपका छत है, ठीक है, टीना का शेड है आपका, और हवा आया और ये टीना का शेड उड़ गया। वैसे तो क्यों नहीं उड़ता है, दिन ऐसे नॉर्मल हवा भी चलती है, लेकिन ऐसे तो नहीं उड़ता है, लेकिन तेज हवा इसको खींच के लेके जाती है। क्यों लेके चला जाता है, उसका रीजन क्या है कि ऊपर से लगने वाला जो फोर्स है, यहाँ से हवा जब चली तो यहाँ से जो ये दाब था ये इसको खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ से हवा खत्म हो गया तो नीचे से जो हवा है इसको पुश कर देगा और ये उड़ जाएगा। यही इसका रीजन होता है, और ये सारे के सारे बर्नौली प्रिंसिपल के एग्जाम्पल हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आगे वाला जो है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।